Recording started. Now see we have option. Okay. तो तो आज हम लोग फिर से ओरेकल आर्किटेक्चर पे बात करेंगे। जो भी कल बताया था मैंने वो मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट करता हूँ, सो डैट कि आप लोग को शुरुआत से अच्छे से फिर से समझ में आए, क्योंकि ये बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा आप लोग को, बट ऐसा है नहीं। आप ध्यान से सुनोगे सब समझ में आएगा। ठीक है। तो ओरेकल डेटाबेस आर्किटेक्चर के बारे में अगर बात करें तो ओरेकल का एक फिजिकल लेयर है जिसमें हम लोग का ओरेकल डेटाबेस का फाइल्स होता है। हर तरह का फाइल्स, जैसे कि सिस्टम डेटा फाइल्स, यूजर डेटा फाइल्स, पासवर्ड फाइल, पैरामीटर्स फाइल, कंट्रोल फाइल्स, लॉग फाइल्स, ये सारे फाइल्स जो है वो हमारे फिजिकल डिस्क में स्टोर्ड हैं, जिसको डेटाबेस बोलते हैं। ठीक है। लेकिन अगर डीबीएमएस की बात करें, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, तो सिर्फ डेटाबेस से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो फाइल रखा हुआ है। अब उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास कुछ आर्किटेक्चर होना चाहिए, ऐसा कोई लॉजिक होना चाहिए जो उसको हैंडल करे। ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं ओरेकल की तरफ से, और कुछ सेट ऑफ मेमोरी कंपोनेंट्स हैं। इनफैक्ट बहुत हैं जो, लेकिन हम लोग कुछ पे ही बात करेंगे, क्योंकि सारे पे डिस्कस करना इतना पॉसिबल नहीं है, ना ही मुझे समझ में आएगा एक्चुअली में सब कुछ। तो सिंपली अगर कहा जाए तो ओरेकल के मेमोरी का कुछ स्ट्रक्चर एंड सेट ऑफ बैकग्राउंड प्रोसेसेस, इन दोनों चीज़ों को मिला करके हम बोलते हैं इंस्टेंस। ठीक है, एक इंस्टेंस। तो इसमें दो पार्ट है, एक हो गया इंस्टेंस और एक हो गया फिजिकल डिस्क। ठीक है। ये दोनों मिला के पूरा आपका आर्किटेक्चर बनता है। तो फिजिकल डिस्क में अगर बात करें, सबसे पहले इधर का ही बात करते हैं। तो डिस्क में हमारे किस तरह के फाइल्स होते हैं, जो मैंने कल दिखाया था कि कुछ सिस्टम डेटा फाइल्स होते हैं, कुछ यूजर डेटा फाइल्स होते हैं। सिस्टम डेटा फाइल्स में जिसमें कि आपका ओरेकल अपना कुछ इन्फॉर्मे आप खुद से ही मेंटेन करता है उसको, लाइक कि कोई भी कितने यूजर्स हैं उस डेटाबेस में। यूजर्स हैं तो हर एक यूजर्स का अपना अपना कौन सा ऑब्जेक्ट्स है, और उस ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या है। जैसे कितने टेबल्स हैं, टेबल का डेफिनेशन क्या है, फिर टेबल में कितने कॉलम्स हैं, उसके ऊपर क्या कंस्ट्रेंट है, मतलब उसके बारे में पूरा मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन। और सारा उसके साथ साथ हर एक टेबल्स का स्टैटिस्टिक्स, यानी जितना सारा मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन है वो सारे सिस्टम डेटा फाइल में रहते हैं। उसी तरह यूजर डेटा फाइल होता है जिसमें एक्चुअली में यूजर का डेटा स्टोर्ड होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे ये टेबल में, अगर ये जो डेटा है ये जो हमारे लिए काम का है, वो सारे डेटा यूजर डेटा फाइल में रहते हैं। ठीक है। और लेकिन इनका डेफिनेशंस, जैसे कि ये कौन सा टेबल है, टेबल का नाम क्या है, टेबल के कितने कॉलम्स हैं, कॉलम्स का नाम क्या है, उसका डेटा टाइप क्या है, कौन सा कंस्ट्रेंट है, उसके ऊपर ट्रिगर है क्या उस टेबल पे, तो जितने मेटा डेटा इंफॉर्मेशन है वो सिस्टम डेटा फाइल में। ठीक है। उसी तरह और भी कुछ कुछ फाइल्स हैं, जैसे अंडू फाइल्स हैं, टेम्प फाइल्स हैं, और भी बहुत तरह के फाइल्स होते हैं। ये सब मेजर है, मेन मेन मतलब। अब अंडू फाइल्स, जैसे कि आप जब भी रोल बैक करते हो, कुछ चेंज करते हो, करेक्ट। जैसे कि मैंने यहाँ पे लेट से कि इसके अंदर, इस टेबल के अंदर मान लो कि 1 लाख रिकॉर्ड है। 1 लाख रिकॉर्ड में से मैंने मान लो कि 10,000 रिकॉर्ड्स में कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ को डिलीट किए हैं, कुछ नया इंसर्ट किए हैं, कुछ एग्जिस्टिंग में डेटा चेंज किया है। ओवरऑल हमने बहुत सारे चेंजेस किए इस टेबल में। ओके। तो ये सारे टेबल्स के इस टेबल में जितने चेंजेस हुए वो कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, मेमोरी में रखा रहेगा जब तक ये, क्योंकि मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं उसको सेव करूँ या डिस्कार्ड करूँ। सेव मतलब कमिट करूँ, डिस्कार्ड मतलब रोल बैक करूँ। ठीक है। तो जो रोल बैक करेंगे, तो रोल बैक करने के लिए हमें टेम्पोरली कहीं रखना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए अंडू फाइल होता है। ऐसे एक्चुअली में मेमोरी में होता है, मेमोरी में एक अंडू सेगमेंट है जो आप यहाँ देख सकते हो। तो समटाइम्स क्या होता है कि ये अगर ज़्यादा भर जाए तो ये टाइम टाइम पे कुछ अपना एक फिजिकल लेयर में भी पुश करता रहता है, कि ताकि यहाँ पर अंडू सेगमेंट को रिलीज कर सके। क्योंकि ये सारे जो मेमोरीज होते हैं, ये इसका साइज बहुत कम होता है ना। तो इसके लिए ये अंडू सेगमेंट और अंडू फाइल दोनों एक दूसरे के साथ में हमेशा सिंकअप में रहते हैं, कि थोड़ी देर के लिए टेम्पररी क्या करता है, वो फाइल अंडू फाइल में रखता है जब वो भर जाता है तो।
उसी तरह टेम्प फाइल है कि अगर कोई बड़ा ऑपरेशन करना है और कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो आपको कल बताया था कि सबसे पहले वो चीज़ को रैम में मेमोरी में आना पड़ता है, तभी वो प्रोसेस होता है ना। तो टेम्प फाइल में क्या होता है कि जैसे कि आप अगर कुछ प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है, मान लिया आपने बहुत बड़ा क्वेरी लिखा है, उस क्वेरी में बहुत सारा सॉर्टिंग कर रहे हो, मतलब ऑर्डरिंग कर रहे हो, और उसके ऊपर बहुत बड़ा पहले आपने क्या किया, बहुत सारा ग्रुप बाय किया है, मतलब समरी किया है बहुत सारे डेटा को। 1 लाख रिकॉर्ड, 1 लाख रिकॉर्ड को आप मान लो कि 100 रिकॉर्ड बनाना चाहते हो समरी करके, कि मतलब बेस्ड ऑन द डिपार्टमेंट कितने एम्प्लॉयज़ हैं, काउंट, हर एक एम्प्लॉयज़ का कितना, मतलब उस डिपार्टमेंट में एवरेज सैलरी क्या है, उस डिपार्टमेंट का कितने लोकेशंस का काउंट है। तो आप एक समरी रिपोर्ट बनाते हो, तो उसके लिए क्या करता है कि रो तो उसको सारे प्रोसेस निकालना पड़ता है, लेकिन उसको फिर वो कैलकुलेट करना पड़ता है, करेक्ट, समरी निकालना पड़ता है। तो उस तरह का समरी, फिर उसके ऊपर सॉर्टिंग, अगर इस तरह का कोई बड़ा ऑपरेशन करेंगे और बड़े टेबल पे करेंगे, ज़्यादा डेटा रहेगा उसमें, तो उस केस में क्या होता है कि उसके ऑपरेशंस के लिए मेमोरी में उतना जगह नहीं होता है, तो क्या होता है वो टेम्पोरली एक टेम्प फाइल से वो सिंकअप होता रहता है। समझ गए? तो बड़े ऑपरेशंस के लिए, तो बेसिकली ये बेसिक फाइल्स हैं, डेटा फाइल्स, ओके। उसी तरह हमारे पास एक कंट्रोल फाइल है, लॉग फाइल है, पासवर्ड फाइल है, पैरामीटर फाइल है। कंट्रोल फाइल आपको कल बताया था कि ये ऐसा फाइल है जो जिसके पास सारे फाइल्स का ट्रैक होता है कि कौन सा फाइल कहाँ पे रखा हुआ है। जैसे कि ये सिस्टम फाइल, यूजर फाइल, ये सारे फाइल कहाँ पर रखे हैं उसका पूरा डिटेल इस कंट्रोल फाइल में मिलता है। यानी अगर ओरेकल को जानना हो कि वेयर इज़ द पासवर्ड फाइल, तो वो सबसे पहले कंट्रोल फाइल ओपन करेगा, उसमें उसका डिटेल मेंशन होता है कि पासवर्ड फाइल कहाँ पे है, पैरामीटर फाइल कहाँ पे है, सिस्टम डेटा फाइल कहाँ पे है। तो ये मास्टर फाइल एक तरह से है जिसके अंदर सारे डिटेल्स होते हैं। उसी तरह लॉग फाइल है। लॉग फाइल का क्या काम है? लॉग फाइल जो आपका जो भी चेंजेस करते हो, कि आपने जो अभी बताया कि इसमें से आपने इतने सारे चेंजेस किए हैं, मान लो 10,000 रिकॉर्ड में चेंज किए हैं, तो वो जो चेंजेस का डिटेल है कि व्हाट वाज द प्रीवियस, व्हाट इज द न्यू वैल्यू, वो जो एक तरह का लॉग एंट्री करता है सिस्टम, ठीक है। और वो जो एंट्री होता है वो सारे एंट्री हमारे लॉग फाइल में जाता है, उसका नाम है रीडू लॉग फाइल, कि वो चेंजेस क्या क्या चेंजेस किए हैं वो सारा इसमें आता है, ठीक है। यूजर ने कितने चेंजेस किए उसके ऊपर बताएंगे। तो बेसिकली ये उसी का है, और उसी का रीडू लॉग आर्काइव फाइल, मतलब कि इसका भी जैसे कि ये बहुत बड़ा फाइल बनते जाता है, और जब इसका एक हर एक का एक इंटरवल और एक सेट किया हुआ है लॉजिक है इसके ऊपर, कि फॉर ए पर्टिकुलर टाइम वो उस फाइल का फिर हम लोग आर्काइव करके वो रखा जाता है फ्यूचर पर्पस के लिए। फिर जो करंट लॉग फाइल है वो खाली कर दिया जाता है। उसका इधर हम लोग बताएंगे जब यहाँ पर डिस्कस करेंगे रीडू लॉग फाइल कैसे काम करता है। ठीक है, तो बेसिकली आप रीडू लॉग फाइल समझो इतना कि जो भी चेंजेस करते हैं उस चेंजेस का डिटेल यहाँ पे होता है, इसमें एक्चुअल डेटा नहीं होता। और यहाँ पर क्या होगा कि यूजर डेटा फाइल में जो चेंज किया, कमिट किया, तो यहाँ पर आ गया आपका लेटेस्ट डेटा, लेकिन यहाँ पर पूरा डेटा नहीं होता, यहाँ पे होता है कि कौन से रिकॉर्ड में क्या चेंज हुआ है, बस एंट्री। उसी तरह पासवर्ड फाइल होता है। पासवर्ड फाइल बेसिकली आपका जब भी आप सिस्टम को स्टार्ट करते हो तो आपका उस समय सिस डीबीए का पासवर्ड वहाँ पे स्टोर्ड होता है। और सिस डीबीए कैन स्टार्ट, जब वो स्टार्ट करता है तो ऑथेंटिकेट करने के लिए पासवर्ड फाइल ओपन करता है कि वो जो पासवर्ड सिस डीबीए डाल रहा है स्टार्ट करने के लिए वो सही ऑथराइज पर्सन है या नहीं, बस। अब पैरामीटर फाइल्स में आपको कल बताया था कि ये दो तरह का होता है, एक पैरामीटर फाइल, एक सिस्टम पैरामीटर फाइल। पैरामीटर फाइल जो होता है वो हम लोग के लिए एडिटेबल होता है, मतलब वी कैन चेंज वो फाइल को हम लोग ओपन करके उसमें कुछ वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। और एक सर्वर पैरामीटर फाइल होता है जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, वो एक बाइनरी फाइल होता है। हम लोग अगर कोई भी सेटिंग करते हैं, जैसे कि कोई कमांड प्रॉम्प्ट में जा कर के चेंज कुछ कमांड लिख दिया कि डेटाबेस के लॉगिन करके मैंने कुछ कमांड लिखा कि लाइब्रेरी कैश या फिर बफर कैशे का साइज़ बढ़ाओ या घटाओ, या फिर ये सेटिंग चेंज करो, ये ओवरराइट करो अगर 10 MB से ज़्यादा हो गया तो, या फिर फ्लश कर दो 10 MB से ज़्यादा हो गया तो। इस तरह के जो भी सेटिंग करते हैं मेमोरी के लिए या फिर कोई भी प्रोसेस के लिए, तो वो जो सेटिंग्स अगर हमने कमांड के थ्रू या फिर कोई ऐसा कंसोल है जिसके थ्रू आपने चेंज किया जाकर, उसका कोई एप्लीकेशन है,
तो आप अगर वहाँ से चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली ओरेकल विल राइट दोज लेटेस्ट इंफॉर्मेशन टू सर्वर फाइल, उस सर्वर फाइल में डाल देता है। तो ये मैनेज मतलब वो खुद करता है, लेकिन हाँ ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हम लोग ही इन्वॉल्व है, हम लोग ही चेंज कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली फाइल में हम लोग राइट नहीं करते हैं, चेंज नहीं करते हैं, हम लोग सिस्टम के थ्रू करते हैं। तो वो उस फाइल को खुद से चेंज करता है। और पैरामीटर फाइल में कि आप डायरेक्टली डाल सकते हो यहाँ पे कि सेटिंग्स क्या क्या सेटिंग्स होने चाहिए डेटाबेस से रिलेटेड। ठीक है। तो ये सब बेसिकली ये दोनों ऐसे फाइल्स हैं जिसके अंदर बहुत सारा डेफिनेशंस लिखा रहता है। जैसे डेफिनेशंस में मतलब कि कौन सा चीज़ कैसे काम करना चाहिए, उसका रूल क्या है, एवरीथिंग। कि जब भी आपका डेटाबेस स्टार्ट होता है तो ये जो मेमोरी कंपोनेंट्स है, ये मेमोरी कंपोनेंट्स कैसे दिखना मतलब लोड होना चाहिए सिस्टम में, मतलब रैम में। रैम में होगा तो इसका साइज क्या होगा, उसका एक्सटेंडिंग फैसिलिटी क्या होगा, कि जब वो भर जाएगा तो वो कैसे बिहेव करेगा, क्या वो रिप्लेस करेगा वैल्यू जो भर गया है, या फिर एक्सटेंड करेगा उसका साइज, या फिर पूरा फ्लश कर देगा, या फिर टेम्पररी फिजिकल फाइल में स्टोर करेगा। ये सारे जो हर एक कंपोनेंट का पूरा डिस्क्रिप्शन रहता है यहाँ पे, कि जब भी सर्वर स्टार्ट करते हैं तो ये सर्वर पहले पी फाइल में चेक करता है या एसपी फाइल में चेक करता है, और उसके हिसाब से मेमोरी एलोकेट करना शुरू करता है। कहाँ पे? रैम में। ठीक है। तो ये सारे जो मेमोरी आर्किटेक्चर्स हैं वो उसका पूरा हिसाब मतलब डिस्क्रिप्शन उसका कैसे वो बनना चाहिए, उसका डेफिनेशन सर्वर पैरामीटर फाइल और पी फाइल में रहता है। तो बेसिकली ये सारे फाइल्स हैं, फिजिकल फाइल्स। ठीक है। अभी इसमें अभी अगर इधर बात करें, इंस्टेंस की बात करें, तो इंस्टेंस में बताया कि आपको दो चीज़ होता है, एक मेमोरी आर्किटेक्चर और एक होता है प्रोसेसेस। दो चीज़ मिल करके इंस्टेंस होता है। कोई भी बोलता है ना इंस्टेंस स्टार्ट हो गया, इंस्टेंस स्टार्ट हो गया मतलब कि ये सब कुछ रेडी हो गया, प्रोसेस लोड हो गया रैम में जो लोड होना चाहिए। तो कोई भी फाइल अगर सॉरी कोई जैसे ही ये डेटाबेस स्टार्ट होगा तो ये सारा मेमोरी आर्किटेक्चर रेडी हो जाएगा, अपने अपने जगह एलोकेट हो जाएगा कि किसको कितना जगह मिलना है। वो अपना एक एक ब्लॉक लेकर रेडी हो जाएगा, सब ब्लैंक रहेगा इनिशियली। जब वो रेडी हो जाएगा तो फिर हमारा ये सर्वर प्रोसेस क्या करेगा कि डिक्शनरी में जहाँ जहाँ आपका जो रिक्वायर्ड डेफिनेशन है वहाँ वहाँ लोड कर देगा। जैसे डिक्शनरी में डिक्शनरी कैसे है, ठीक है। अब ये डिक्शनरी कैसे में सिस्टम डेटा फाइल्स के पास ऑलरेडी सारे मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन है, बताया था कल, अभी भी बताया था। तो ये मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन को वो डिक्शनरी कैश में लोड कर देता है फॉर द फास्टर एक्सेसिबल। अगर मान लो यूजर को टेबल को सर्च करता है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़, तो वो एम्प्लॉयज़ टेबल है या नहीं है, करेक्ट। या फिर एम्प्लॉयज़ टेबल है तो उसके अंदर जो कॉलम उसने मेंशन किए हैं क्वेरी में, वो कॉलम है या नहीं है, तो वो सारा डेफिनेशंस यहाँ पे लोड हो जाता है सिस्टम डेटा फाइल से इस कैशे में, ये मेमोरी में। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि फिजिकल फाइल को एक्सेस करना बहुत ही टफ होता है। आप उसके अंदर कोई डेटा ढूंढना या उसमें कोई डेटा डालना फिजिकल लेयर में बहुत स्लो होता है, बहुत टफ होता है। इसलिए कोई भी प्रोसेस करने के लिए हम लोग मेमोरी में ले आते हैं, इसलिए इसके सारे डेफिनेशंस को मेमोरी में लाया जाता है कि जैसे ही यूजर को हिट करेगा वो फट से इधर ही चेक कर लेगा रेदर देन गोइंग टू द फिजिकल लेयर। और उसको यही चेक करेगा कि क्या वो टेबल का कॉलम है या नहीं है, टेबल का कॉलम है तो आ, वो टेबल का एक्सेस है या नहीं है। इस तरह की सारी चीज़ें चेक होती है यहीं पे, उसको सारा इन्फॉर्मेशन यहीं मिल जाता है मेटा डेटा का, प्रिविलेज चेक। ठीक है। तो ये सब बेनिफिट्स है। तो शुरुआत लेवल पे ये सारा स्ट्रक्चर रेडी होता है, तब आपका समझो कि इंस्टेंस रेडी है, नाउ यू कैन क्वेरी। ठीक है। तो ये सारे जो डेटा फाइल्स है इसका जो स्ट्रक्चर है वो ब्लॉक के फॉर्म में होता है, जैसे क्योंकि हमारे फिजिकल लेयर में जो डिस्क होता है वो भी ब्लॉक के ही फॉर्म में सारा स्टोर करके रखता है। ठीक है। उनका भी जो स्ट्रक्चर है वो ब्लॉक जैसा ही है। तो इसलिए हमारा फाइल्स का भी जो स्ट्रक्चर होता है वो ब्लॉक के फॉर्म में ही सारा डेटा स्टोर करता है। ठीक है। अभी हम लोग ऐसा समझते हैं एक तरीके से कि ये एक सेलेक्ट स्टेटमेंट लेते हैं और समझते हैं कि ये सेलेक्ट स्टेटमेंट कैसे कैसे यहाँ पे घूमता है। ठीक है। वो कहाँ कहाँ से किस किस फेज से होके गुजरता है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग।
ओके। तो जैसे ही आप ये सिलेक्ट स्टेटमेंट चलाते हो, यहाँ पर रन किया आपने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज बैकअप या जो भी टेबल आप डालना चाहते हो, ठीक है। तो ये टेबल डायरेक्टली मुझे यहाँ दिख गया विद इन ए सेकेंड। इनफैक्ट विद इन ए सेकेंड नहीं, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में लेके आ गया, ठीक है। लेकिन ये लाने से पहले ये क्या क्या चीज़ें करता है, ये रियली में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले ये यूजर है, यानी कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लिखा, ठीक है। यहाँ से ये गया लिसनर के पास। पहली बार जब ये कनेक्ट, तो ऑलरेडी अभी मेरा कनेक्टेड है, तो ये लिसनर बीच में आएगा नहीं। अगर कल बताया था आपको कि अगर आप फर्स्ट टाइम कनेक्ट कर रहे हो किसी यूजर को, उसके ऊपर भी एक बार और अच्छे से बात करना चाहता हूँ, मैं कर ही लेता हूँ पहले, ठीक है। मान लो इसको मैं डिस्कनेक्ट कर दिया, इसके ऊपर प्रॉपर्टीज में जाता हूँ। यहाँ पे जाओगे, ठीक है। आपको अगर सबसे पहले डेटाबेस में कनेक्ट करना है तो आप चार पांच इंफॉर्मेशन आप लिसनर को देते हो कि यूजर नेम क्या है, आपका पासवर्ड क्या है, आपका होस्ट क्या है, पोर्ट क्या है और सर्विस नेम क्या है। बेसिकली पांच इंफॉर्मेशन चाहिए उसको, ठीक है। ये पांच इंफॉर्मेशन ले करके आप जैसे ही कनेक्ट बटन दबाओगे तो ये सबसे पहले लिसनर के पास जाएगा। लिसनर को हम लोग यूजुअली ये पांच इंफॉर्मेशन देते हैं। वो चेक करता है ये पांच इंफॉर्मेशन लेकर के कि वो सर्वर पर प्रोसेस के पास जाएगा और चेक करता है कि सही इंसान है या नहीं है, ये इसके पास ऑथराइजेशन है या नहीं है, या फिर सही हिट। अब इसमें भी लिसनर के पास एक और चीज़ है, ठीक है, कि आप ये कैसे कैसे राउट करता है। तो यहाँ पांच इंफॉर्मेशन, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, तो चलो ठीक है, ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, किसी को भी समझ में आएगा। लेकिन लॉगिन आईडी किसका है? अब लॉगिन आईडी हो सकता है कि ये google.com का है, या फिर अलग अलग डेटाबेस का अलग अलग हो सकता है, करेक्ट। अब ये लॉगिन आईडी किसका है, तो यहाँ पर पहले ये होस्ट के पास जाएगा। कि मतलब मान लो कि ये होस्ट है जहाँ पे आपका डेटाबेस इंस्टॉल्ड है, ठीक है, उसका नाम या फिर उसका आईपी एड्रेस यहाँ पे होता है। तो चूंकि ये मेरा डेटाबेस मेरे ही सिस्टम में स्टोर्ड है, इसलिए इसका नाम हमने डाला लोकल होस्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे एक्चुअल में अपना पीसी का नाम डाल लूँ, डेट इज़ ऑल्सो फाइन, क्योंकि मेरा जो होस्ट का नाम है वो मतलब यानी मेरे लैपटॉप का जो नाम है वो दिनेश पीसी है, ठीक है। तो आप यूजुअली ये जो लोकल होस्ट है ना, ये एक जनरल कीवर्ड है। आप लोकल होस्ट डालोगे मतलब कि आपका ही सिस्टम को वो बाय डिफॉल्ट समझेगा। या फिर आप यहाँ पर अगर लोकल होस्ट की जगह पे लोकल आईपी भी डाल सकते हो। लोकल आईपी में क्या होता है, 127.0.1, ये आपका आईपी एड्रेस है, लोकल आईपी एड्रेस, ठीक है। अगर आप ये डालोगे तो वो सेम सिस्टम समझेगा कि आप इसी कंप्यूटर के ही बात कर रहे हो, अगर आप ऐसा डालोगे तो आप यहाँ पे होस्ट मतलब क्या हुआ कि बाय डिफ़ॉल्ट ये पहले उस होस्ट में जाएगा। होस्ट मतलब क्या हुआ कि जहाँ आपका डेटाबेस इंस्टॉल्ड है एक्चुअली। अब वो ये वहाँ पे गया तो बोल रहा है कि वहाँ पे उस सर्वर पे हो सकता है कि एक डेटाबेस ना हो, दो तीन डेटाबेस इंस्टॉल्ड हो, है ना। तो दो तीन डेटाबेस इंस्टॉल्ड है, तो अब उसमें से कौन वाले डेटाबेस से आपको कनेक्ट करूं, तो उसके लिए फिर ये डिटेल डालना पड़ता है कि सहारे का एक सर्विस नेम होता है। जब भी डेटाबेस इंस्टॉल करते हैं तो उसमें एक सर्विस नेम डालते हैं कि डेटाबेस वन, डेटाबेस टू, डेटाबेस थ्री, काइंड ऑफ, मैंने एग्जांपल के लिए बोला। तो वहाँ लेट से ऐसा कुछ नाम है, ठीक है, ORCLPDB। तो आपको उस सर्वर में इस वाले डेटाबेस में कनेक्ट करना है थ्रू दिस पोर्ट। पोर्ट होता है कि एक चैनल होता है जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो। तो ये समझ में आ रहा है ना कि ये कैसे कनेक्ट होता है, राउट कैसे होता है, कि ये उसी डेटाबेस को डायरेक्ट कैसे कनेक्ट होता है। कि हो सकता है कि अभी मान लो कि ऐसा एक नेटवर्क है, मान लो, ठीक है। ठीक है, चलो यहाँ पर कुछ देखते हैं। मान लो एक ऐसा कंप्यूटर है, एक दूसरा कंप्यूटर है, एक तीसरा कंप्यूटर है, एक मेरा कंप्यूटर है, ठीक है, जो दिनेश नाम का। एक है, कुछ भी, ठीक है, मान लो तीन कंप्यूटर है। अभी तीन कंप्यूटर है और ये तीनों जो कंप्यूटर्स हैं एक ही नेटवर्क में है, ठीक है।
तीनों एक ही नेटवर्क में है, कनेक्टेड है, ठीक है। और तीनों में डेटाबेस इंस्टॉल्ड है। इसमें मान लो कि DB1 है, इसमें नाम मान लो कि DB2 है, ठीक है, और इसमें नाम मान लो कि DB3 है, ठीक है। तो तीन में तीन तरह का डेटाबेस है, और तीनों एक ही लैन में कनेक्टेड है, ठीक है। अब एक ही लैन में कनेक्टेड है, तो यहाँ पे मान लो कि DB1 है, करेक्ट, ये DB2 है, और ये DB3 है, एक ही लाइन में है। अब मैं दिनेश के अंदर मान लो मैंने खोला SQL डेवलपर, ओके, ये खतरनाक लिखा रहा, कोई बात नहीं, ठीक है। SQL डेवलपर मैंने लोड किया। अब SQL डेवलपर लोड ओपन किया तो वहाँ पे मैंने होस्ट नेम डाला, करेक्ट, वहाँ पे होस्ट नेम था। होस्ट नेम में मैं डालूंगा लोकल होस्ट, तो लोकल होस्ट जैसे डालूंगा तो वो इसका ही डेटाबेस को कनेक्ट करेगा बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अगर लोकल होस्ट के जगह पे मैंने डाल दिया नितेश, तो वो सब जैसे ही कनेक्ट बटन दबाऊंगा तो वो इधर कुछ सोचेगा ही नहीं, क्योंकि दिनेश यहाँ नहीं है, वो सीधा इधर आएगा और यहाँ पर सीधा पॉइंट करेगा। अब उसके बाद चेक करेगा अगला चीज़ क्या मैंने बताया, सर्विस नेम। तो वो सर्विस नेम यहाँ चेक करेगा कि इसके अंदर भी हो सकता है कि दो तीन डेटाबेस इंस्टॉल्ड हो और अलग अलग सर्विस नेम हो, करेक्ट, सर्विस नेम 1, सर्विस नेम 2, सर्विस नेम। तो वो उसमें से कौन वाले डेटाबेस से कनेक्ट करना है, कि एक मान लो एक HR का डेटाबेस अलग है और एक एम्प्लॉयज़ का डेटाबेस अलग है, एक इंस्टीट्यूशन का डेटाबेस अलग है, करेक्ट। तो आपको तो कोई पर्टिकुलर एक डेटाबेस में ही डायरेक्ट जाना है, तो मान लो कि HR है सर्विस नेम, तो वो HR वाले से कनेक्ट करना है, इसलिए हम लोग वहाँ सर्विस नेम भी डालते हैं। ये बात समझ में आ रही है ना? होस्ट मतलब होस्ट सीधा कि कौन से कंप्यूटर पे जाना है। अब उस कंप्यूटर में भी अलग अलग डेटाबेसेस हो सकते हैं, तो उसके लिए SID या सर्विस नेम डालते हैं, ठीक है। यूजुअली रहता ही है, एक सिस्टम में आपका मल्टीपल डेटाबेस लोग करते ही हैं इन जनरल, मतलब अच्छे हम लोग तो अपने पर्सनल लैपटॉप में नहीं करते, लेकिन आपका कॉरपोरेट लेवल पे रहता है, ठीक है। तो उसका यही फायदा हम लोग कनेक्ट करते, ताकि वो कंफ्यूज ना हो, आपको समझ में आ रहा है ना। होस्ट डालो तो पहले होस्ट मतलब कि कौन से कंप्यूटर में जाना है, और SID या सर्विस नेम डाले तो कौन वाले डेटाबेस से कनेक्ट करना है, ठीक है। अब उस वाले डेटाबेस में कनेक्ट करना है तो उस समय उसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, एक यूजर ID चाहिए, एक पासवर्ड चाहिए, तो सबसे लास्ट में इसकी जरूरत पड़ती है कि ये यूजर ID पासवर्ड इस वाले डेटाबेस में है या नहीं है, समझे? तो यहाँ पे इसलिए ये 5 इंफॉर्मेशन डालते हैं। अब ये 5 इंफॉर्मेशन लेके वो लिसनर के पास गया, लिसनर जो है ये इंफॉर्मेशन चेक किया कि ये सब कुछ बराबर है, इसका होस्ट नेम, पोर्ट नेम, सब कुछ। आ, जैसे कि आपका होटल का मैंने एग्जांपल दिया था कल की, होटल में आप रिसेप्शनिस्ट को कॉल करोगे, वो आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन करेगा, अगर आपको उसको सही लगेगा तो वो आपके कॉल को ट्रांसफ़र कर देगा आपके, आप जिस रूम नंबर से बात करना चाहते हो तो उस रूम नंबर वाले को, और बीच में से फिर वो गायब हो जाएगा क्योंकि उसने कॉल को ट्रांसफ़र कर दिया। तो सिमिलरली यहाँ पे आप जैसे यूज़र नेम को यहाँ पर ये सारी डिटेल डालोगे, लिसनर चेक करेगा सर्वर प्रोसेस में जा कर के कि ये सारा इन्फॉर्मेशन सही है। जब वो हो जाएगा तो वो क्या करेगा कि यहाँ से सीधा रिडायरेक्ट आपको सर्वर प्रोसेस में कनेक्ट कर देगा, और आपको यहाँ से बार बार लिसनर फिर नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये कनेक्टिविटी हो गई है। अब ये कनेक्ट हो गया है तो हम लोग भी चलो कनेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ कनेक्ट हो गया तो आप कनेक्ट होने के बाद आप सबसे पहले लिखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़, या फिर जो भी टेबल आपका है आप कुछ कमांड लिखोगे, जरूरी नहीं कि सेलेक्ट स्टेटमेंट ही लिखे, लेकिन मैं अभी समझा रहा हूँ कि सेलेक्ट कैसे काम करता है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट बटन दबाया तो मुझे फट से डेटा दिख गया, लेकिन उससे पहले इसने क्या क्या काम किया। अब ये जैसे यहाँ से कमांड लेकर के आया कि मुझे ये क्वेरी का आउटपुट चाहिए, तो वो सबसे पहले आएगा सर्वर प्रोसेस के पास। सर्वर प्रोसेस सबसे पहले यहाँ पर देखो मैंने SQL एग्जीक्यूशन फ्लो लिखा है, ठीक है, इधर भी देखते हैं। यहाँ से SQL टेक्स्ट आया, यहाँ पे वो सबसे पहले चेक करेगा सिंटैक्स सही है कि नहीं, आपने जो लिखा है क्वेरी, वो क्वेरी आपका सिंटैक्टिकली ग्रामेटिकली सही है या गलत है। तो चलो लेट्स से कि मैंने यहाँ ग्रामेटिकली कुछ गलत लिखा क्योंकि यहाँ पे फ्रॉम होना चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पर फ्रॉम मैंने गलत लिखा है, तो सिंटैक्टिकली गलत है, फ्रॉम कीवर्ड नॉट फाउंड, है ना। फ्रॉम वन करके फ्रॉम कीवर्ड होना चाहिए एक्सपेक्टेड, तो सिंटैक्टिकली शुरुआत में ही आपका वो रिजेक्ट कर दिया। अगर आप इस फेज को पार कर गए, लेट से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, तो वो चेक करेगा कि हाँ आपने ग्रामेटिकली सही लिखा है। अब वो अगला फेज चेक करेगा, सिमेंटिक चेक। सिमेंटिक चेक में क्या होता है कि जो आपने टेबल का नाम लिखा है, क्या वो टेबल एक्चुअली में बिलोंग करता है। और मान लो, ठीक है, तो टेबल नेम में यहाँ पर मान लो मेरा एम्प्लॉय वन है और ऐसा कोई टेबल है नहीं, तो वो बोलेगा टेबल ऑफ व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये जो सिमेंटिक चेक होता है वो ये सेकंड फेज है। अब सिमेंटिक चेक ये कैसे करता है, ये डिक्शनरी कैश में मैंने आपको बताया था कि सारा मेटा डेटा होता है, यानी हर एक टेबल का इंफॉर्मेशन होता है वो, और उस टेबल में के कौन कौन से प्रिविलेजेज हैं, किसको एक्सेसिबल है, टेबल के कौन से कॉलम है, सब कुछ होता है इन्फॉर्मेशन इसमें। तो वो इधर से ही चेक करता है। वो सेम डेटा मेरा सिस्टम डेटा फाइल में भी होता है, बट हम लोग मेमोरी में रखते हैं ताकि मेमोरी में बहुत फास्ट काम होता है रेदर देन वर्किंग इन टू फिजिकल लेयर। तो यहाँ से वो तुरंत यहीं से चेक कर लेता है कि वो सिमेंटिक उसका जो चेक होता है कि वो टेबल सही है कि नहीं। लेट्स से कि वो चेक सही हो गया कि हाँ ये टेबल है। अब वो टेबल है तो उसके अंदर और भी चीज़ें हैं कि वो टेबल के अंदर कॉलम नेम जो है फर्स्ट नेम है, और लास्ट नेम की जगह मान लो मैंने डाल दिया फुल नेम, तो एक कॉलम सही है लेकिन दूसरा कॉलम एक्चुअली में इस टेबल में नहीं है, दैट इज फुल नेम। तो इसको भी रन करेंगे तो बोलेगा फुल नेम इनवैलिड आइडेंटिफायर, क्योंकि इसके पास ये भी है कि उस टेबल तो है लेकिन कौन कौन से कॉलम्स हैं, है ना। तो वो कॉलम इसके पास नहीं है। तो वो इस तरह से वो आगे बढ़ेगा। सपोज कि आपने सही कॉलम नेम लिखा है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, तो वो आगे बढ़ेगा। तो सिंटेक्स चेक, सिमेंटिक चेक हो गया, यानी ये दो फेज से गुजरा। तीसरा है प्रिविलेज। प्रिविलेज जो बताया कि ये जो मैंने एचआर से कनेक्ट किया एम्प्लॉय टेबल, क्या वो इसको एक्सेसिबल है या नहीं है। हो सकता है कि मैं एक और यूजर बनाऊं और उस यूजर से अगर एम्प्लॉय टेबल करूं कनेक्ट, डेटाबेस सेम होगा लेकिन यूजरशिप अलग होगा, तो उसको एक्सेसिबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर वो उस समय भी एरर देगा। तो अगर लेट से कि ये तीनों पास हो गए हैं तो वो आगे फिर चेक करेगा। वो क्या करेगा कि आगे कुछ प्राइवेट एसक्यूएल एरिया एलोकेट करेगा कि ये जो क्वेरी आपने रन किया है, आपके लिए कुछ मेमोरी में इसके लिए रखना पड़ेगा ना। तो उस क्वेरी को रन होने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है, इसका एसक्यूएल आईडी जनरेट होगा, एसक्यूएल का हैश वैल्यू जनरेट होगा, वो सारी चीज़ों को स्टोर करने के लिए एक मेमोरी एलोकेट करेगा ये। मतलब ये जो मेमोरी आपने देखा है ये तो जनरल है, सबके लिए कॉमन है ये। लेकिन यूजर लेवल पे भी आपका भी एक मेमोरी एरिया, एक सेक्शन दिया जाएगा कि ये आपका है, ये दिनेश का है, ये एचआर का है, ये जितने यूजर कनेक्ट होंगे हर एक सेशन के लिए, हर एक यूजर के लिए एक अपना सेट ऑफ मेमोरी होगा। बट उसका स्ट्रक्चर ये नहीं होगा, उसका स्ट्रक्चर कुछ और होगा। वो आप यहाँ देखो जिसको बोलते हैं पीजीए, ठीक है, प्राइवेट है। तो ये पीजीए जो मेमोरी है उस वो यूजर वाइज होता है, कॉमन नहीं होता है सबके लिए, इसमें सबका अपना अपना एरिया होता है। तो ये जैसे कि अगर मैं दिनेश से कनेक्ट करूंगा तो दिनेश के लिए ये सारे मेमोरी अलग एक सेट होगा। फिर आप कनेक्ट करोगे तो आपके लिए सारे एरिया एक अलग एक सेट होगा कि उसमें भी फर्दर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे सेशन एरिया, परसिस्टेंट एरिया, कर्सर एरिया, सॉर्ट एरिया, हैश जॉइन एरिया, बहुत सारे इसके अंदर भी एरियाज हैं। मतलब एरिया मतलब ये सारे बोल लो, कंपोनेंट बोलो, छोटा छोटा मेमोरी कंपोनेंट, है ना। तो ये पीजीए मतलब प्रोग्रामेबल ग्लोबल एरिया। और इधर जो आपका था क्या था, एसजीए था। ये पूरे को ना यहाँ से यहाँ तक जो है ना इसको एसजीए बोलते हैं। ये थोड़ा एक लाइन में दिखा नहीं, ये देखो सिस्टम ग्लोबल एरिया या शेयर्ड ग्लोबल एरिया बोलते हैं इसको। तो एसजीए अगर कोई पूछेगा तो एसजीए इज नॉट अ सिंगल कंपोनेंट, वो यहाँ से यहाँ तक ये पूरे मिला करके एसजीए है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है, ठीक है। ये पूरा जो इतना है ना, ये पूरा बड़ा सा जितना सेलेक्ट किया, ये सब कुछ मिला करके एसजीए है। तो कोई बोलेगा एसजीए में क्या क्या है, तो एसजीए के अंदर होता है शेयर्ड पूल, बफर कैसे, रिडू लॉग बफर, जावा पूल, स्ट्रीम पूल, लार्ज पूल। फिर शेयर्ड पूल के अंदर फिर इतने सारे कंपोनेंट, फिर बफर कैसे के अंदर इतने सारे। तो ये सारे ऑल टुगेदर मिला के एसजीए होता है। उसी तरह पीजीए भी होता है, पीजीए के अंदर भी कुछ कुछ मेमोरी कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। और ये लेकिन
चूंकि वो सबके लिए कॉमन है, मतलब जितने यूजर्स हैं सबको कनेक्ट कर रहा है, तो उस सबके लिए एक ही है एरिया, अलग अलग अपना अपना नहीं है। लेकिन पीजीए जो होता है वो यूजर वाइज होता है। ठीक है। तो अभी क्या होगा, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बोला कि ये यहाँ पे एलोकेट करता है प्राइवेट एसक्यूएल एरिया, तो वो यहाँ पे एलोकेट कर दिया उसको, है ना, प्राइवेट एसक्यूएल एरिया, जिसमें उसका कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन रहता है कि मतलब क्या ये क्वेरी पहले एग्जीक्यूट हुआ था कि नहीं। एग्जीक्यूट हुआ था तो उसका, जैसे सेलेक्ट स्टेटमेंट जो है, करेक्ट, ये जो सेलेक्ट स्टेटमेंट दिख रहा है, ये सेलेक्ट स्टेटमेंट भी स्टोर करके रखता है वहाँ पे उस मेमोरी में, ताकि आप दोबारा जब इसको रन करो तो उसको यूटिलाइज कर सके। वो क्यों होता है वो भी बताएंगे, है ना, क्यों स्टोर कर। फिर हर एक क्वेरी का एक हर जब भी आप कोई क्वेरी रन करते हो तो एक बार जब उसने रन कर दिया तो उसका एक आईडी जनरेट करता है, उसको बोलते हैं एसक्यूएल आईडी। ठीक है। और फिर हर एक एसक्यूएल का हैश वैल्यू होता है ठीक है। वो हैश वैल्यू एक्चुअली में जैसे ही आपने अगर कोई एक लॉजिक होता है, ठीक है, हैश वैल्यू जनरेट करने का, जिसमें आप टेक्स्ट पास करो तो उसके बदले में एक हेक्साडेसिमल नंबर जनरेट करता है। आप उसमें अगर एक स्पेस भी डाल दोगे तो वो आपका हैश वैल्यू बदल जाएगा। तो ऐसा क्यों करता है, ताकि वो जैसे ही आपको फर्स्ट टाइम ये क्वेरी को सबमिट किया ना, तो उसने एक हैश वैल्यू करके ऐसा करके नंबर जनरेट किया। ठीक है, ये हैश वैल्यू जनरेट हो गया फॉर दिस सेलेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन आपने अगली बार क्या किया, आपने अगली बार ऐसा कुछ लगा दिया वेयर वन इक्वल्स टू वन, तो इसका हैश वैल्यू कुछ और होगा। ठीक है, ये हो सकता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाए। ठीक है। तो दोनों का हैश वैल्यू अलग है, यानी आप सेकंड टाइम रन करोगे तो क्या करता है, बार बार ना वो इसको पहले वो हैश वैल्यू में कन्वर्ट करता है, फिर हैश वैल्यू को हैश वैल्यू से मिलाता है। ठीक है। तो अगर आपने दोबारा सेम क्वेरी को रन किया तो वो फिर से इसको कन्वर्ट करेगा। तो जो लॉजिक है, 2+2 आप अगर 10 बार लिखोगे तो 2+2 4 ही होगा, करेक्ट। तो उसका जो लॉजिक है कि आप अगर सेम सेलेक्ट स्टेटमेंट कैरेक्टर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वैसा ही भेजोगे तो उसका हैश वैल्यू वो फिर से उतना ही कैलकुलेट करेगा। तो सेकंड टाइम लेट से कि उसने भी सेम कैलकुलेट किया तो देखता है कि दोनों क्या इक्वल है, इक्वल है, तो मतलब ये पहले एग्जीक्यूट हो चुका है। समझ में आ रही है बात? हाँ। हम्म। हाँ हाँ, मतलब मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन पूरा, टेबल नेम, कॉलम नेम, और उसके जो भी कंस्ट्रेंट वगैरह कुछ, सब कुछ। प्रिविलेज क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ, टेबल का स्ट्रक्चर, प्रिविलेज, ये सारा प्रिविलेज भी है। हालांकि वो नेक्स्ट पेज है, सिमेंटिक के बाहर है। लेकिन अब वो सारा डिक्शनरी कैसे से चेक होता है ना, ये सारा इन्फॉर्मेशन डिक्शनरी में होता है, करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने बताया एलोकेट करता है प्राइवेट एसक्यूएल एरिया, तो उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन रखता है कि ये सब सब जो होता है ना, कि आपने लास्ट टाइम कौन सा क्वेरी रन किया था, उसका हैश वैल्यू क्या था, एसक्यूएल आईडी क्या था, उसका एग्जीक्यूशन प्लान क्या था, वो सारा इन्फॉर्मेशन यूजर लेवल पे रखता है। ठीक है, अपना अपना। इसलिए प्राइवेट एसक्यूएल एरिया एक होता है हर एक के लिए। जैसे कि मान लो कि आपको ये प्रोग्राम चला रहे हो, प्रोग्राम में आपने 10 वेरिएबल डिक्लेयर किए, तो उसमें 10 वेरिएबल का वैल्यू भी तो उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा ना। आप कि मान लो एक प्रोग्राम चलाया जिसमें वेरिएबल वन नाम का आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसमें वैल्यू रख दिया 1 2 3। तो सेम प्रोग्राम अगर आप चलाओगे तो आपके लिए वेरिएबल का वैल्यू हो सकता है 2 3 4 हो, वेरिएबल नेम सेम हो सकता है। तो अगर दोनों का वेरिएबल का नाम सेम है, वैल्यू अलग अलग है, तो हमको तो वो जो एरिया होगा यूजर वाइज ही रखना पड़ेगा ना, अपना अपना, जो प्राइवेट हो, कि मेरा एरिया है ये, वैसा समझ लो। क्योंकि शेयर्ड में तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ये वाला वैल्यू किसका था, ये वाला वैल्यू किसका था। समझ रहे हो? तो इसलिए प्राइवेट एसक्यूएल एरिया एलोकेट होता है, नॉट फॉर ओनली द सेलेक्ट स्टेटमेंट। आप जो भी प्रोग्राम चलाते हो, प्रोसीजर रन करोगे या कोई भी काम करोगे, सबके लिए आपका प्राइवेट एसक्यूएल एरिया होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अभी आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या हो गया, यहाँ तक 4 स्टेप जब इसने कर लिया, ठीक है, कि उसका हैश वैल्यू वगैरह निकाल करके और इस सेलेक्ट स्टेटमेंट को स्टोर कर लिया, सब कुछ कर लिया उसने, मेमोरी एलोकेट कर दिया।
अगर मेमोरी पहले से एलोकेटेड है, आपने दोबारा रन किया है, तो मेमोरी को उसका एलोकेट पहले से भी रहता है, तो वो सिर्फ जस्ट उसको चेक करता है सही है कि नहीं। 1 मिनट, हाँ। मिनट। तो ये एसक्यूएल कैसे कैसे आगे बढ़ता है। अब आगे क्या हो रहा है कि ये चेक करता है कि शेयर्ड एसक्यूएल एरिया में ये सेलेक्ट स्टेटमेंट है या नहीं है। वो क्या करता है कि प्राइवेटली तो उसने इस सेलेक्ट स्टेटमेंट को रखा ही था अपने पास, इसको ये शेयर्ड वाले जिसमें सभी सभी यूजर के लिए एक्सेसिबल है, यहाँ भी वो शेयर्ड एसक्यूएल एरिया है, ठीक है, जैसे प्राइवेट एसक्यूएल एरिया था, यहाँ भी ये क्वेरी को रखता है दोनों जगह। ठीक है, अब ऐसा क्यों करता है? क्योंकि आप सेम सेलेक्ट स्टेटमेंट को आप बार बार रन कर रहे हो, आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, अगली बार उसको मेहनत नहीं करना है ज़्यादा, इसलिए वो आपके लेवल पे रख लिया। सेलेक्ट सेम सेलेक्ट स्टेटमेंट को हो सकता है कि कोई दूसरा यूजर भी बार बार रन कर रहा हो, आप भी रन कर रहे हो, तो अगर किसी एक और तीसरा जैसे ही कोई यूज करने जाएगा फर्स्ट टाइम, तो उसको ऐसा सेलेक्ट स्टेटमेंट पहले से ही वहां पर मिलेगा कि जो किसी और ने रन किए थे। ठीक है, और वो शेयर्ड वाला एरिया में रखा हुआ है, तो उससे उसको मतलब नहीं, देख रहा है कि अगर मैं रन करूँ या आप रन करो या कोई और रन करे, इसका आउटपुट तो सेम ही होना है। तो इसलिए वो अ, यहाँ पे भी स्टोर करता है, शेयर्ड एसक्यूएल एरिया में भी। ठीक है, और यहाँ भी एसक्यूएल, उसका एसक्यूएल का हैश आईडी जो होता है वो जनरेट होता है और यहाँ पे स्टोर होता है। ठीक है, तो ये प्राइवेट, जब ये यहाँ पर चेक करता है कि क्या यहाँ पे मौजूद है, पहले किसी ने एग्जीक्यूट किया या आपने ही कभी एग्जीक्यूट किया है, अगर वहाँ है तो उसको बोलते हैं सॉफ्ट पार्स, यानी ये सेम सेलेक्ट स्टेटमेंट ऑलरेडी शेयर्ड एसक्यूएल एरिया में है या नहीं है, अगर है तो सॉफ्ट पार्स, अगर नहीं है तो हार्ड पार्स। ठीक है, अभी सॉफ्ट पार्स हार्ड पार्स का कंसेप्ट क्या है, कल आपको बताया था हमने कि जो भी सेलेक्ट स्टेटमेंट रन करता है, अभी देखो सेलेक्ट स्टेटमेंट रन होना शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ ये चेक ही चल रहा है ना, अलग अलग पेज पे। अभी वो क्या रन करना है, कैसे रन करना है, उसने डिसाइड अभी तक किया नहीं है। अभी सिर्फ प्राइवेट एसक्यूएल एरिया बनाया, फिर चेक किया कि क्या वो सेम सेलेक्ट स्टेटमेंट शेयर्ड एसक्यूएल एरिया में है या नहीं है। ठीक है, अगर वहाँ पे नहीं है तो वो हार्ड पार्स बोलते हैं, डेफिनेटली उसको हार्ड पार्स बोलेंगे। और नहीं है तो उसको क्या क्या और मेहनत करना पड़ता है, जिससे बचने के लिए वो सेलेक्ट स्टेटमेंट बना रहा था अब तक, वहाँ स्टोर कर रहा था, वो काम उसको करना पड़ेगा अब। तो उसके लिए वो क्या करता है कि पहले एलोकेट करेगा उसको शेयर्ड एसक्यूएल एरिया में भी, यानी अगर वो शेयर्ड एसक्यूएल एरिया में नहीं है तो पहले उसका एंट्री डालो, करेक्ट, शेयर्ड एसक्यूएल एरिया में, सो डैट कि अगली बार से वो फिर से मिल जाए वहाँ पे, है ना। अभी वो तो डाल दिया एंट्री कि ये सेलेक्ट स्टेटमेंट है, ये उसका हैश वैल्यू है, ऐसा करके जनरेट उसने डाल दिया। अब आगे ऑप्टिमाइजेशन फेज में आता है। ऑप्टिमाइजेशन फेज में होता है कि वो जो सेलेक्ट स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूशन प्लान बनाता है कि वो सेलेक्ट स्टेटमेंट कैसे रन होगा। ठीक है, उसको रन करने का तरीका क्या है कि, तो एग्जीक्यूशन प्लान बोले तो अगर आपको कहीं जाना है, मान लो कि दिल्ली से मुंबई जाना है, तो आपको, आप कुछ डिसाइड करोगे करेक्ट कि मतलब मैं पहले यहाँ से नीचे जाऊँगा, वहाँ से ऑटो पकड़ूंगा, ऑटो पकड़ने के बाद वहाँ से लोकल ट्रेन पकड़ूंगा, वहाँ से मेन रेलवे स्टेशन आऊँगा, वहाँ से मेन रेलवे स्टेशन आने के बाद कोई एक्सप्रेस पकड़ूंगा, तो और उसके वहाँ उतरने के बाद फिर से वहाँ ऑटो पकड़ूंगा, कुछ दूर पैदल भी चलना पड़ेगा। तो ये एक आप पूरा प्लान बनाते हो, और हर एक प्लान का ये जो प्लान आपने बनाया इसमें आपको मान लो कि पूरा एग्जीक्यूट करने पे आपके घर से निकलने से वहाँ घर तक पहुँचने तक 24 घंटा लगेगा, डोर टू डोर, है ना। तो वो जो प्लान बनाया उसका कॉस्ट ये है कि 24 घंटा। तो कॉस्ट बोले तो पैसा नहीं, यहाँ पे कॉस्ट का मतलब है कि टाइम, क्योंकि सब कुछ टाइम पे ही है, कितना फास्ट आप काम कर सकते हो। तो अगर आपने एक प्लान बनाया, हो सकता है कि आपकी वाइफ ने बोला कि 24 घंटा बर्बाद हो जाएगा, तो एक काम करते हैं दूसरा प्लान बनाते हैं।
तो यहाँ से हम लोग ऑटो से नहीं, सीधा घर से कैब पकड़ेंगे और एयरपोर्ट जाएंगे, और एयरपोर्ट जा कर के वहाँ से हम लोग फ़्लाइट लेंगे, 2 घंटे में उतर जाएंगे, और फिर वहाँ से कैब पकड़ेंगे, फिर आ जाएंगे। तो हम लोग बेसिकली 6 से 7 घंटे मिला जुला के पहुँच जाएंगे। तो इसका कॉस्ट क्या हुआ? 6 घंटे मान के चलो। तो हमने दो एग्जीक्यूशन प्लान बनाए, ठीक है, ध्यान से सुनो। तो दोनों का कॉस्ट, एक का 24 घंटा है, एक का है 6 घंटा है, ठीक है। और भी प्लान बना सकते हो कि नहीं, नहीं यार, मैं हम लोग एक काम करते हैं, बाय रोड चलते हैं, मज़ा करते हुए जाएंगे। तो बाय रोड भी जाओगे तो उसका एक अलग प्लान बनेगा कि यहाँ यहाँ जगह पे हर एक 6 घंटा में हम लोग रुकेंगे, तो उसका कॉस्ट होगा कि उसका पता चला कि 24 घंटा की जगह 20 घंटा हुआ। तो इस तरह से मल्टीपल प्लान्स आपने बनाए, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप अगर जाओगे तो ये ऑप्टिमाइजर क्या करता है कि इसके अंदर भी कुछ फेजेस होते हैं, ठीक है, जो ये ऑप्टिमाइजर का काम है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो क्वेरी आपने पास किया, वो सबसे पहले करता है कि क्वेरी को ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक है। तो क्वेरी ट्रांसफॉर्म मतलब कि आपने जो क्वेरी लिखा है ना, कि उसको वो दूसरे तरीके से लिखने के ट्राई करता है, कि शायद मतलब कि आप जो लिखे हो, आउटपुट दोनों का सेम ही होगा, लेकिन वो क्या करता है कि वो इस तरीके से लिखता है कि वो और फास्ट काम कर पाए। तो मान लो कि आपने ऐसा लिखा कि वेयर, यहाँ पे ऐसा लिखते हैं, मान लो ये आपने ऐसा कुछ क्वेरी लिखा था, वेयर DEPART डिपार्टमेंट अंडरस्कोर ID इक्वल्स टू 10, और डिपार्टमेंट अंडरस्कोर ID इक्वल्स टू 30, आपने ऐसा लिखा क्वेरी, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल रहे हो कि या तो 10 या तो 30, दोनों में से कोई भी डिपार्टमेंट आईडी हो, मुझे आउटपुट दे दो, ठीक है। आपने ये क्वेरी रन किया। तो क्वेरी ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा कि, मैं इस सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं कि वो एग्जैक्टली ऐसा ही करे। हो सकता है कि वो ऐसा लिखे कि वेयर, ये ट्रांसफॉर्म करेगा, इसको अपने तरीके से लिखेगा, लेकिन आउटपुट उसका सेम होगा, क्योंकि नहीं तो फिर आपको आउटपुट उल्टा पुल्टा आएगा, तो फिर आप ऐसा क्यों करोगे, करेक्ट। तो वो ऐसा लिखेगा प्रोबेबली। समझ में आई बात? कि ये दोनों का आउटपुट सेम है, पहले ये क्वेरी करो, इसका जो आउटपुट है फिर उसको यूनियन करो, और फिर इस ये क्वेरी करो और ये दोनों का आउटपुट करो। दोनों का आउटपुट आपका सेम आएगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ देखो कितने 7 रिकॉर्ड है, सबका नाम देख लो, अगर आप यहाँ देखोगे तो सेम रिकॉर्ड आएगा, है ना। तो क्वेरी ट्रांसफॉर्मर, ये तो छोटा सा एग्जांपल है, ऐसे अगर आप बड़ा बड़ा क्वेरी लिखोगे, बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेरी होता है, तो वो सब ना कई बार डेवलपर्स को तो सब कुछ मतलब उतना इफिशियंटली नहीं लिख सकता है कि इसको और कैसे लिखे कि और फास्ट काम करे। वो लोग लिख देते हैं, बस काम करेगा, लेकिन इफिशियंटली काम करेगा, वैसा नहीं लिख पाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे ओरेकल ऑलरेडी जानता है कि मुझे कैसा क्वेरी चाहिए जो ज़्यादा फास्ट काम करेगा, क्योंकि उसके पास तो पूरा इसके लिए लॉजिक ही लिखा हुआ है, सब कुछ उसी के हाथ में, सिंटैक्स वगैरह सब कुछ। तो उसको पता होता है कि इनफैक्ट पूरा क्वेरी नहीं बदलता है, और जरूरी नहीं कि हर बार बदलता हो, जहाँ पर ज़रूरत पड़े और जितना हो पाए वो उसको ट्रांसफॉर्म करता है। समझ गए? तो जो भी क्वेरी है उसको वो ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता है, उसको दूसरे तरीके से लिखने की कोशिश करता है, उसके बाद वो ट्रांसफॉर्म क्वेरी को एक इसका क्या बोलते हैं, इसके पास एक सॉफ्टवेयर पीस है जो जिसको बोलते हैं एस्टिमेटर। एस्टिमेटर क्या करता है? हम्म, तो एस्टिमेटर क्या करता है कि वो जो आपको आपने क्वेरी दिया, मतलब ट्रांसफॉर्म क्वेरी जो फाइनल क्वेरी है, उसके ऊपर वो कुछ एस्टिमेट बैठाता है कि इस क्वेरी को रन होने में हमें कितना टाइम लगेगा, ठीक है। और वो रन होने के लिए, उसके लिए उसे डेटा डिक्शनरी का भी ज़रूरत है, जो डेटा डिक्शनरी आपको इधर बताया था ना मैंने, ये वाला, इसके पास मेटा डेटा होता है ये, उसका भी ज़रूरत पड़ता है। डेटा डिक्शनरी में क्या होता है यूजुअली कि सिर्फ डेटा डिक्शनरी में यही नहीं होता है कि कॉलम नेम है कि नहीं, टेबल है या नहीं, प्रिविलेज है या नहीं, उसके अलावा मैंने आपको याद होगा बताया था स्टैटिस्टिक्स भी रखता है, कि मतलब उस टेबल में एवरेज कितने रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। और फिर डिस्टिंक्ट वैल्यू फॉर द पर्टिकुलर कॉलम वो कितने हैं, ठीक है। जैसे एक टेबल होगा, मैं देखता हूँ, याद नहीं है, यूजर अंडरस्कोर टेबल्स,
जैसे ये डिक्शनरी टेबल है, ठीक है, डिक्शनरी व्यू, एक्चुअली डेटा डिक्शनरी व्यू है। ये एक्चुअल टेबल हमारे लिए नहीं, ये ओरेकल का है यूजर। इसके अंदर दिखाता है कि कौन कौन से आपके टेबल्स हैं। ओके, ये सारे टेबल का नाम है। अगर आपको सारे टेबल का लिस्ट एक साथ चाहिए तो आप ये व्यू को क्वेरी करोगे तो आपको सारे टेबल का नाम यहाँ दिख जाएगा एक साथ। ठीक है, तो एक और है यूजर टैब अंडरस्कोर कॉल्स। इसमें बोलता है कि हर एक टेबल के कौन कौन से कॉलम है वो दिखाई देता है। तो मान लो यहाँ पे वेयर टेबल नेम इक्वल्स टू एम्प्लॉयज अंडरस्कोर BKP। मैं जानना चाहता हूँ कि इस टेबल के कौन कौन से कॉलम्स है। ये डिक्शनरी व्यू है, ठीक है। यहाँ पर देखो इसके पास सारा इंफॉर्मेशन है कि इस टेबल में ये कॉलम्स हैं, ये उसका डेटा टाइप्स है, ये उसका लेंथ है, प्रिसीजन है, स्केल है, सब कुछ है। करेक्ट, जो बताया था। तो ये मेटा डेटा है एक्चुअल, ठीक है। और ये इसको रिफ्रेश करता रहता है टाइम टू टाइम। कल को आप कोई कॉलम हटा दोगे तो ये एंट्री यहाँ से भी हट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वो बोल रहा है कि एक नम डिस्टिंग करके होगा। आ, ये 70 है ना, नंबर ऑफ नल्स कितने हैं इसमें, इस कॉलम में 70 है, ठीक है। यानी कमीशन पीटी में पीसीटी में नंबर ऑफ नल्स जो है रिकॉर्ड, टोटल 70 रिकॉर्ड्स है, ठीक है। और टोटल रिकॉर्ड इस टेबल में कितने हैं एम्प्लॉयज बैकअप में? कहाँ लिखूं? एम्प्लॉयज अंडरस्कोर BKP। ध्यान से सुनना, ये सब क्यों जरूरी है, आपको सच में काम आएगा। इसमें टोटल रिकॉर्ड्स हैं 105 है, ठीक है। अब 105 रिकॉर्ड में बोल रहा है कि कमीशन पीसीटी में 70 रिकॉर्ड में नल ही है, यानी बहुत कम में ही डेटा है, ठीक है। तो इसके पास ये इंफॉर्मेशन है ना, कि कहाँ गया वो। इसके पास ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है कि इस वाले कॉलम में 70 है। तो यानी अगली बार जब आप ये डिपार्टमेंट आईडी के जगह पे मान लो कि आप कुछ ऐसा क्वेरी लिखते हो कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस। मेरी आवाज़ आ रही है ना सबको? ठीक है, मान लो यहाँ पर लिखा आपने कमीशन पीसीटी, ठीक है, इज नल, ठीक है। अब ये देखो स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है। स्टैटिस्टिक्स मतलब कि आप तो इन जनरल भी मैथ में भी जानते होंगे कि कोई भी चीज़ के बारे में एक समरी समरी टाइप का कुछ बना के रखना है ना, हिस्ट्री उसका आगे पीछे का सब कुछ। तो अब इसके पास हर एक उस टेबल का तो जानकारी है ही कि कौन कौन से हैं, लेकिन साथ ही साथ उसको ये भी पता है कि इस वाले कॉलम में कितने डिस्टिंक्ट वैल्यू हैं, कितने नल वाले हैं, कितने नॉट वाले नल वाले क्वेरीज डेटा है। जैसे कि अगर यहाँ पे देखोगे तो मान लो कि एम्प्लॉय आईडी में डिस्टिंक्ट वैल्यू कितने होंगे, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी एक्चुअली में मेरा यूनिक है, तो डिस्टिंक्ट मतलब जितना रो उतना ही डिस्टिंक्ट भी होगा, करेक्ट। तो यहाँ पर देखो कि नम डिस्टिंक्ट मतलब नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू इसमें कितने हैं, तो 105 है, और 105 रो ही है, ठीक है। और उसी तरह अगर यहाँ डिपार्टमेंट में बात करें, लास्ट वाला डिपार्टमेंट है ना, हाँ, तो डिपार्टमेंट टोटल डिस्टिंक्ट इसमें 11 है। यानी 105 एम्प्लॉय को टोटल 11 डिपार्टमेंट में ही डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कुछ के लिए कुछ के लिए, लेकिन टोटल ऑल टुगेदर 11 ही डिपार्टमेंट है इस टेबल में, डिपार्टमेंट आईडी। तो क्या होता है कि जब आप ये क्वेरी रन करते हो या कमीशन इज नल करते हो तो इसको पता है कि जो 70 है, 70 रोज में, आउट ऑफ 105 रो में 70 रोज में इसका नल वैल्यू है। तो इसको ये पता है कि 75% ऑलमोस्ट डेटा नल है। और यानी जब ये क्वेरी को यहाँ पर एग्जीक्यूशन प्लान बनाएगा तो इसने पहले डिक्शनरी डेटा यहाँ से हेल्प लिया। प्लान बनाने से पहले आपके पास कुछ इनपुट्स भी तो होने चाहिए ना। आप गूगल करोगे ना कि यहाँ से दिल्ली जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, वाया ट्रेन, वाया एयरपोर्ट। तो वो आपके लिए स्टैटिस्टिक्स हो गया, कुछ चीज़ों का हेल्प लेते हो तब आप प्लान बनाते हो। तो यहाँ पर प्लान बनाने से पहले ये स्टैटिस्टिक्स लेता है कि जिस, अब सारे कॉलम को यूज नहीं करेगा। आप यहाँ क्वेरी में जिसका वेयर क्लॉज लिखे हो उसी को वो दिमाग लगाएगा। आपने डिपार्टमेंट आईडी लिखा है तो वो डिपार्टमेंट आईडी के लिए चेक करेगा कि डिपार्टमेंट में डिस्टिंक्ट नल वैल्यू कितने हैं या फिर डिस्टिंक्ट वैल्यू कितने थे, 11 है, ठीक है। उसकी सहायता से वो क्वेरी प्लस एस्टिमेट मिला के एक प्लान बनाता है
ठीक है, और वो प्लान का दो तीन तरह का प्लान बनाता है। ये देखो यहाँ डॉट 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 करके ये वापस ऊपर आ रहा है, दिखा रहा है ना। मतलब कि ये एक नहीं दो तीन प्लान बनाता है, और जब वो तीन चार प्लान बना लेता है तब देखता है कि सबसे कम किसका कॉस्ट है, और वही वाला को सेलेक्ट किया जाता है कि यही इसी को हम लोग यूज करेंगे और इसी मेथड से क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये डेटा डिक्शनरी का बहुत अच्छा रोल होता है, जिससे वो प्लान बना पाता है, अच्छे से डिसाइड करता है कि उसका कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। मान लो कि आ, यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी जो है 105 है ना, 105 एम्प्लॉय है। अगर 105 एम्प्लॉय में डिस्टिंक्ट भी, मतलब सबको एक एक डिपार्टमेंट अलग अलग है, यानी कोई भी डिपार्टमेंट रिपीटेड नहीं है, ठीक है, सबका अलग अलग है। ये मान लो तो 105 डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं डिपार्टमेंट का भी, 105 डिस्टिंक्ट एम्प्लॉय है, मतलब हर एक एम्प्लॉय का अपना अपना अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है, मान लो। तो क्या होगा कि जब आप डिपार्टमेंट का क्वेरी करोगे तो ओरेकल क्या समझेगा कि आ, मुझे एक ही सिंगल रो चाहिए। अगर उसने डिपार्टमेंट 30 बोला है तो उसको ये समझ में आएगा कि अच्छा 30 बोला है, इसका मतलब कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि सबका एक एक ही है, दो दो ही है, तो यानी जब मैं आउटपुट निकालूंगा विथ डिपार्टमेंट आई 30, तो उसे एक या दो से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं आने वाले हैं आउटपुट में। समझ में आ रही है बात? कि आउटपुट जो आएगा वो टोटल रो का कितना पोर्शन आएगा, टोटल रो का बहुत कम पोर्शन आएगा, एक या दो रिकॉर्ड आएगा 105 के बदले में। अगर यहाँ पर डिस्टिंक्ट वैल्यू कम है, मान लो डिस्टिंक्ट वैल्यू 5 है, तो 5 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो कितना आएगा, 20। तो ये समझेगा कि अच्छा लगभग, अगर एक डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ डिपार्टमेंट आईडी कम है, मतलब ये मान के चल रहा है कि हर एक डिपार्टमेंट के लिए यहाँ 20-20 रो तो जरूर है। तो यानी अगर एक डिपार्टमेंट इसने 30 बोला है, इट मीन्स कि ये जो टोटल आउटपुट आएगा क्वेरी रन होने के बाद, वो लगभग लगभग 20% ऑफ द टोटल रिकॉर्ड्स आएंगे। समझ में आई बात कि मैं किस फेज में बात कर रहा हूँ? तो ये जो कैलकुलेशंस है ना, इस तरह का वो दिमाग लगाता है कि मेरे पास डिस्टिंक्ट वैल्यू कम है, मतलब कि ज़्यादा रिकॉर्ड आने वाले हैं आउटपुट में। अगर डिस्टिंक्ट वैल्यू ज़्यादा है तो रिकॉर्ड कम आएंगे आउटपुट में, क्योंकि फिल्टर्स ज़्यादा होंगे। तो इस तरह का कैलकुलेशन से वो क्या करता है, फिर वो डिसाइड करते हैं कि अगर रिकॉर्ड ज़्यादा आ रहे हैं, मान लो 25% से ज़्यादा आ रहे हैं, तो मुझे उसके ऊपर जो इंडेक्स लगा हुआ है, मुझे इंडेक्स यूज़ नहीं करना है। उसके ऊपर वो डिसाइड करता है कि इंडेक्स लगा के क्या फ़ायदा, जब मेरे पास लगभग 25% डेटा लाना ही है तो ऐसे ही डायरेक्ट छाट लेंगे, इंडेक्स की ज़रूरत नहीं है। फिर वो देखते हैं कि नहीं, बहुत कम रिकॉर्ड आने वाले हैं, बहुत कम रिकॉर्ड आने वाले हैं, 105 रिकॉर्ड है और उसमें मुझे कितना आ रहा है, 5 या 6 रिकॉर्ड आएंगे। तो वैसे केस में वो इंडेक्स का यूज करता है। भले ही आपका इंडेक्स वहाँ बना हुआ हो उस कॉलम में, लेकिन वो इंडेक्स को यूज नहीं करेगा अगर आपका रिकॉर्ड ज़्यादा आ रहा है तो, प्रोपोर्शन टू टोटल रोज। समझे? तो इसलिए यहाँ पर इसका यही सब काम है कि डेटा डिक्शनरी उसको बताता है कि आपके पास ये डेटा है, इस तरह से डेटा है, इतना डिस्टिंक्ट है, इसका ये समरी है, उसके हिसाब से ये प्लान जनरेट करता है। और वो प्लान जनरेट होने के बाद वो उसका कॉस्टिंग निकालता है कि हमें कितना कॉस्ट लगेगा। कि मान लो बाय इंडेक्स अगर हम ये क्वेरी को रन करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, बिना इंडेक्स के रन करेंगे तो मुझे इतने रिकॉर्ड आने चाहिए लगभग, तो कितना टाइम लगेगा। उस हिसाब से बहुत तरह का मेथड ये यूज करता है। तो ये जो प्लान बनाता है उसी को बोलते हैं एग्जीक्यूशन प्लान। ठीक है, अभी एग्जीक्यूशन प्लान बनाया, तो यहाँ पर प्लान बनाने के बाद वो फिर रो सोर्स जनरेशन फेज में आता है। रो सोर्स जनरेशन मतलब कि हमें एक्चुअली में वो रो को अब फेच करने जाना है। तो रो को फेच करेंगे तो कैसे फेच करेंगे, फिजिकल लेयर में कैसे जाएंगे, रो आईडी के माध्यम से जाएंगे या डायरेक्ट रैंडम सर्च करेंगे, या फिर फर्स्ट 20% ऑफ डेटा उठा के ले आना है। बहुत तरह का मेथड है, ठीक है। और ये सारी चीज़ होने के बाद वो फाइनली एग्जीक्यूट होता है। अगली बार जब आप फिर से सेम सेलेक्ट स्टेटमेंट रन करोगे, वो फिर से सिंटेक्स चेक करेगा, सिमेंटिक चेक करेगा, प्रिविलेज चेक करेगा, एलोकेट करेगा प्राइवेट एसक्यूएल एरिया। अगर ऑलरेडी एलोकेटेड है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, वो जस्ट कुछ कुछ डेटा को ओवरराइट करेगा बस। फिर वो चेक करेगा कि क्या वो सेम सेलेक्ट स्टेटमेंट जो है एसक्यूएल एरिया में है, तो अगली बार कहेगा हाँ है। तो ये जो इतना सारा इसको मेहनत करना पड़ा था, ये पूरा प्लान बनाना पड़ा था,
ये पूरा फेज से वो बचने के लिए स्टोर करता है शेयर्ड एसक्यूएल एरिया में। तो अगर वो उसको ऑलरेडी वहाँ पे प्लान मिल गया, ये इतना सा काम क्यों करता है, ये चेक करने के लिए कि वो ताकि हमें कोई प्लान मिल जाए, वो जो प्लान बनाया था ना एजुकेशन प्लान की कौन सा बेस्ट प्लान है, वो प्लान पूरा बनाने में इसमें कॉस्टिंग जाता है, टाइम जाता है, उसको कॉस्ट मतलब टाइम। ठीक है। तो वो इतना टाइम मेहनत करना पड़ता है, उतना टाइम जाता है। तो उससे बचने के लिए तो यहाँ पर अगर उसको ऑलरेडी ये प्लान मिल जाएगा तो वो सीधा एग्जीक्यूट कर देगा ना, यदि इस पेज में क्यों जाएगा। तो वो आप बार बार रन करोगे। अब देखो इसमें आप जैसे ही थोड़ा भी चेंजेस करोगे, यहाँ डिपार्टमेंट 30 की जगह 40 डाल दिए, तो इसको ये पूरा मेहनत फिर से करना होगा, क्योंकि आपने एसक्यूएल स्टेटमेंट बदल दिया है, एसक्यूएल स्टेटमेंट चेंज किया है। तो उसके लिए वो डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है वो, भले ही आपने छोटा सा चेंज किया है, उसको वो टोटली डिफरेंट स्टेटमेंट समझेगा। तो उसके लिए वो फिर से ये सारा मेहनत करेगा। समझ में आई बात। तो इस चीज़ को बचने के लिए यूजुअली लोग यहाँ पे वेरिएबल यूज करते हैं। मान लो यहाँ पर आपने वेरिएबल या होस्ट वेरिएबल ले लिया कि वैर वन करके, या फिर इसका नाम रख दिया वैर टू, और यहाँ दो स्टेटमेंट है ना, और यहाँ नाम रख दिया इसका वैर वन। ठीक है। आप इसको रन करो, भले ही आप इसको रन टाइम में वैल्यू अलग अलग पास करोगे, लेकिन स्टेटमेंट जो ये टेक्स्ट है ये तो बदल नहीं रहा ना। तो इसलिए वेरिएबल होस्ट वेरिएबल हम लोग यूज करते हैं, बाइंड, इसको बाइंड वेरिएबल भी बोलते हैं। ठीक है। ये रन करोगे तो आपको दोनों का अलग अलग वैल्यू डालो, एक में डालो 10, एक में डालो 30, आप इसको रन करो। तो ये जो ओवरऑल टेक्स्ट है ये हमेशा एक ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये हर बार इसको ये वाला फेज में नहीं जाना है, उसको सॉफ्ट पार्सिंग बोलेंगे, यानी पार्स नहीं करना है उसको बार बार। ठीक है। और इसके लिए अगली बार फिर से मैं रन करूंगा, तो 10 और 30 के लिए रन किया, तो अगली बार हो सकता है कि 10 और 60 के लिए रन करूं। मेरा आउटपुट भी अपने मन चाह आ रहा है, और मेरे लिए बेनिफिट ये है कि क्वेरी भी जल्दी फास्ट काम कर रहा है। समझ रहे हो। तो कभी आपको ये दिखाएंगे, ये तो छोटा सा है। मुझे बहुत ज़्यादा डेटा इस एक बार डाल के दिखाना होगा आपको, कि जब मैं फर्स्ट टाइम रन करूंगा ना, तो आप यहाँ टाइम नोट करना उसमें कितना टाइम लगता है, और सेकंड टाइम मैं फिर से इमीडिएट रन करूंगा तो देखना इसमें बहुत कम डिफरेंस रहेगा। तो ये है कहानी। अब इसमें क्या है, देखो एग्जीक्यूट स्टेटमेंट उसने एग्जीक्यूट किया। अब एग्जीक्यूट होने के बाद ये तो हो गया इधर का। अब ये आगे मैं बताना भूल गया, यहाँ पे एग्जीक्यूट मतलब कि यूजर डेटा फाइल में जाएगा और उस एम्प्लॉयज का डेटा को लाएगा। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ से वो डायरेक्टली यूजर को नहीं दिखेगा, पहले ये यहाँ से सर्वर प्रोसेस क्या करेगा कि यूजर डेटा फाइल को एक्सेस करेगा, और यूज वहाँ से वो डेटा को उठाएगा ब्लॉक्स को, और उन ब्लॉक्स को बफर कैसे में लोड करेगा। ये बफर कैसे है, बफर कैसे का भी स्ट्रक्चर सेम है जैसा कि आपका फिजिकल लेयर में होता है। तो यहाँ पे वो डेटा को स्टोर कर देगा, जो आपको फेचेबल डेटा है, मान लो 7 रिकॉर्ड है 8 रिकॉर्ड है, उसको यहाँ पर लाके डाल देगा। यहाँ पर बफर कैसे में जब लोड हो जाएगा, तब वो यूजर को कंफर्मेशन देगा, और उसको आउटपुट में दिखा देगा कि ये डेटा आपका है। समझ में आई बात। उसी तरह अपडेट अगर करेंगे, डेटा में कुछ चेंजेस करना है, मान लो अपडेट स्टेटमेंट लिखा हमने। ठीक है। मान लो इतना को हटाओ यार, अपडेट दिस, सेट सेट कमीशन पीसीटी इक्वल्स टू, मान लो कि 10% रखना है कमीशन, और किसके लिए रखना है, तो वेयर जहाँ जहाँ कमीशन नल है उसको हम बाय डिफ़ॉल्ट हम 10% डाल देना चाहते हैं, जिसका खाली है, जिसमें कुछ असाइन नहीं है कमीशन। तो अगर ये स्टेटमेंट को मैं रन करूँगा, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहले ऐसे रन नहीं होगा, ये सबसे पहले रन होगा ऐसा। मतलब सब कुछ वही रहेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज करके रन होगा, और ये हटा दो इसको। ये पहले क्या करेगा कि आपने बोला है कि अपडेट करो वैल्यू, लेकिन एक्चुअल में कहानी इसका है कि किसको अपडेट करना है, कौन वाले रो को अपडेट करना है। तो जहाँ जहाँ कमीशन पीटीसी पीसीटी नल है, ठीक है, तो ऐसे कितने रिकॉर्ड है, पहले उस रिकॉर्ड को तो ढूंढना पड़ेगा ना ओरेकल को, कि कौन कौन से रिकॉर्ड है। तो ऐसे उसको 70 रिकॉर्ड मिलेंगे, करेक्ट। 72 है इसमें। ठीक है। तो 72 रिकॉर्ड्स को उसको अपडेट करने हैं। तो पहले उसको तो ये जानना होगा ना कि इतने रिकॉर्ड को अपडेट करना है, तो उसको लाना पड़ेगा मेमोरी में। तो इसलिए सबसे पहले वो ऐसे रन करता है इंटरनली वेयर क्लॉज के साथ, कि इतने सारे डेटा को उठा करके
वो आपका बफर कैसे में लाएगा। तो ये जो रन हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये रन होने का पूरा प्रोसेस जैसे बताया वो वही रहेगा सेम। ठीक है, यानी आपने चलाया एक्चुअली में अपडेट स्टेटमेंट, लेकिन ये पूरा प्रोसेस सेलेक्ट स्टेटमेंट जैसा चलेगा। यहाँ से लाएगा डेटा सर्वर प्रोसेस के थ्रू, यहाँ बफर कैसे में ले आया, जब यहाँ तक सारा डेटा आ गया तब ये इस वाले फेज में आएगा और देखेगा कि ठीक है मैंने वो रिकॉर्ड ले आए हैं जो जो रिकॉर्ड को अपडेट करने थे। तो अब बताओ अपडेट करना क्या है, तो वो बोलेगा कि कमीशन पीसीटी वाले जो कॉलम है उसमें मुझे 10 डाल दो। किस में डाल लो, जितने आप उठा के लाए हो सब, क्योंकि फिल्टर तुमने पहले ही ला करके लगाया, सारे रिकॉर्ड तो लाए नहीं है। तो मुझे पता है कि जिसको अपडेट करना है वही रिकॉर्ड लाया है। तो यहाँ पर कमीशन पीसीटी में वो हर जगह 10 10 10 10 डाल देगा। ठीक है। अब उसने चेंजेस कर दिए, कहाँ चेंज किए हैं, तो बफर कैसे में ही चेंज किए हैं, यानी जो यहाँ पर टेम्पररी वो रिकॉर्ड्स लाए थे उसमें चेंज कर दिया उसने। ठीक है। अभी चेंज किया तो लेट्स से कि ये जो ऑरेंज कलर के हैं दिख रहे हैं वो चेंज वाले हैं। ठीक है, और जो ग्रीन है मतलब वो नहीं चेंज है। तो जो जो चेंजेस डिटेल्स हैं वो इधर देखो मैंने एरो करके इधर लिखा है। ठीक है, कि जो जो चेंज किया वो रीडू लॉग बफर में डालता है, यानी एक अलग मेमोरी है जस्ट बगल में, कि आपने क्या क्या चेंज किए हैं। कि जैसे एम्प्लॉय आईडी 101 के लिए आपने चेंज किया, ओल्ड सैलरी ये था, न्यू वैल्यू ये है। तो इस केस में क्या होगा कि एम्प्लॉय आईडी जो भी है और इसका ओल्ड कमीशन क्या रहेगा नल, न्यू कमीशन क्या रहेगा 30 या 10 जो भी है। तो इसी तरह करके यहाँ पर 72 एंट्रीज होंगे, क्योंकि आपने 72 रिकॉर्ड्स में चेंज किए हैं। तो ये रीडू लॉग बफर में एंट्री डालता है। रीडू लॉग बफर भी अंदर में देखोगे तो ये सर्कुलर बफर इसको बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सर्कुलर जैसा होता है। ठीक है, तो वो यहाँ पर एक एक एंट्री को यहाँ से डालता जाता है हर एक के अंदर। फिर ये जैसे जैसे ऐसे करके भरता जाता है साइकिल जैसा, तो इधर से ये खाली होता जाता है फिर, या और इस तरह से ये साइकिल घूमता रहता है। लेकिन ये खाली क्यों कब होता है, क्योंकि ये खाली हो जाएगा तो सारे भर जाने नहीं चाहिए। तो ये क्या करता है कि तब तक के लिए यहाँ से रीडू लॉग फाइल में डेटा डाल देता है, यानी जो फिजिकल फाइल है। यानी अगर ये भर रहा होता है तो तब तक ये खाली भी कर रहा होता है, और खाली करते हुए ये रीडू लॉग बफर में डाल देता है, सॉरी रीडू लॉग फाइल में डालता है। समझ में आ रही है बात। तो जो जो चेंजेस डिटेल है वो इस बफर मेमोरी में कैसे में डालता है, और जब ये भरने लगता है तो उसको उठा के ये लॉग फाइल में डालता है। ठीक है। और अपडेट करने से पहले मैं एक बात बताना भूल गया था कि यहाँ जो इसने लाया था ना शुरुआत में 72 रिकॉर्ड्स, वो इसमें यहाँ चेंजेस डायरेक्टली पहले नहीं करता है, पहले उसके एक सेट को एक कॉपी बना लेता है और उसको डाल देता है ये अंडू सेगमेंट में। ठीक है, उसके बाद ये इस कॉपी पे काम करता है, चेंजेस करता है, ताकि आप जैसे ही रोल बैक बटन दबाओ तो ये फिर से दिमाग नहीं लगाएगा कि आपने क्या चेंज किया था, उसको वाइप आउट करो। वो सीधा क्या करता है यहाँ से फिर से उसके पास उठाता है और यहाँ पर रीलोड कर लेता है, तो पूरा रिफ्रेश हो जाता है। तो इस तरह से अब अपडेट काम करता है। अभी ये तो हो गया रोल बैक की कहानी, कि आप रोल बैक करोगे तो यहाँ से अंडू सेगमेंट्स उठा के फिर से रीलोड कर लेगा, तो रोल बैक कहानी खत्म। और इधर लॉक तो है ही। अब आते हैं कि कमिट करते, कमिट करेंगे तब क्या होगा। कमिट करेंगे तो ये क्या करेगा कि ये जो चेंज डेटा है, मतलब पहले लाया था उस समय चेंज नहीं था लेकिन आपने अपडेट किया तो चेंज हो गया। तो जो चेंज बफर है इसको बोलते हैं डर्टी बफर, यानी आपने कुछ चेंजेस किए हैं उस बफर में, उसको बोलते हैं डर्टी बफर। ठीक है। तो वो जैसे ही आप कमिट करते हो तो ये डर्टी बफर को क्या करता है, डीबी राइटर का नाम का एक प्रोसेस है, जैसे सर्वर प्रोसेस है वैसे डीबी राइटर नाम का एक प्रोसेस है। वो इस डर्टी बफर के चेंजेस को आपके एक्चुअल फिजिकल फाइल में फाइनली स्टोर करता है, क्योंकि आपने बोला कि इसको अब मैं कंफर्म हूँ कमिट कर दो, तो ये कर देता है यहाँ पे। वो जो चेंजेस जो अपडेट है वो इधर डाल देता है फाइनली, और वो परमानेंट हो जाता है फिजिकल फाइल में आया तो। लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि ये जो आप कमिट करते हो तभी इमीडिएटली डीबी राइटर के थ्रू नहीं होता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये उसी समय हो। वो आपकी बात सुन लेगा, आपका वो चेंजेस को कमिट कर देगा, उसके लिए एक सिस्टम चेंज नंबर जनरेट करता है। ठीक है। तो वो सिस्टम चेंज नंबर होता है कि मतलब इस टाइम में एक्चुअली वो इंटरनल सिस्टम चेंज नंबर मतलब कि ओरेकल का इंटरनल क्लॉक टाइम होता है, एक तरह का टाइम स्टैम्प उनका खुद का। ठीक है। वो बोल उसमें एक मार्किंग एक स्टैंपिंग कर देता है कि इस टाइम में ये चेंजेज हुए। ठीक है।
और जब ये बाद में बफर मेमोरी कैसे भरने लगता है, तब हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद वो यूजर डेटा फाइल में डाले, तुरंत ना डाले। कई बार तुरंत डाल सकता है, उसके भरने पे है, या फिर उसका जो इंटरनल अपना कुछ लॉजिक है उसके हिसाब से। तो बेसिकली आप समझो कि यहाँ से डर्टी बफर को डीबी राइटर प्रोसेस यूजर डेटा फाइल में परमानेंटली डाल देता है, और यूजर को उधर से कंफर्मेशन देता है कि ये हो गया करके कमिट। तो आपका, और उसके बाद ये अनडू सेगमेंट को रिलीज करते हैं, क्योंकि अब उसका ज़रूरत नहीं है, उसको रोल बैक तो करना नहीं है, तो ये खाली कर देते हैं कि मेरा काम हो गया, कमिट तो कर ही दिया है। फिर उसी तरह इधर रीडू लॉग बफर भी जो अगर भरा नहीं था, जो टेम्पोरली स्टोर था, उसको फाइनली इधर लॉग फाइल में भी डाल देता है। ठीक है। तो इस तरह का ये इसका सेलेक्ट स्टेटमेंट और अपडेट स्टेटमेंट काम करता है। किसी को डाउट है कुछ तो बताइए। यस यस। हाँ बोलिए। हम्म। प्राइवेट एसक्यूएल एरिया में बेसिकली कुछ सेक्शंस होते हैं, जैसे शेयर्ड ग्लोबल एरिया में अपना अपना सेक्शन है ना, रेडू लॉग बफर, बफर कैसे से, उसी तरह से प्राइवेट एसक्यूएल एरिया में भी अपना कुछ कुछ ये जो होता है, हर एक यूजर का अपना एरिया होता है। ये यूजर वाइज होता है कि आप लॉगिन किए हो तो आपका कुछ मेमोरी कंपोनेंट्स अपना है, जो जिसका जो भी वैल्यूज होगा, वेरिएबल का वैल्यू या कर्सर वैल्यू, वो सारे वैल्यू दूसरे को नहीं दिखेगा, वो आपके काम के लिए है। कि जैसे मान लो कि आप अगर कोई कर्सर चलाते हो, लूपिंग कॉन्सेप्ट है करेक्ट। लूपिंग में आप क्या करते हो कि मान लो 100 टाइम्स एक लूप चलाना है, उसके अंदर कुछ कोड लिखे हो, तो उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर करना पड़ेगा ना कि अभी लूप का इंडेक्स 1 है, एक बार लूप चला, तो आप एक बार लूप चला तो ये सेट ऑफ लाइंस को रन करो, फिर वो वापस आएगा ऊपर, और फिर से लूप का इंडेक्स 2 होगा, यानी सेकेंड टाइम चलेगा। तो टेम्पोरली वो स्टोर करना पड़ता है ना कहीं पे मेमोरी में, कि ये अब इसका लूप का इंडेक्स 2 चल रहा है, लूप का इंडेक्स 3 चल रहा है। और फिर उसके अंदर जब लूपिंग का तो है ही, साथ ही साथ आपके जो वेरिएबल्स का वैल्यू लगातार आप चेंज करते जा रहे हो अंदर में भी, करेक्ट, प्रोग्राम में। तो हर एक का वेरिएबल का वैल्यू भी चेंज होता है। तो ये सारे इंफॉर्मेशंस, फिर आपका सेलेक्ट स्टेटमेंट जो रन किए हो उसका हैज़ वैल्यू, और वो सेलेक्ट स्टेटमेंट पहले रन हुआ है कि नहीं, ये सारा इंफॉर्मेशन को प्राइवेटली स्टोर करते हैं यूजर वाइज। इसके लिए पीजीए का मेमोरी एलोकेट करते हैं, ताकि सेम वेरिएबल, सेम प्रोग्राम का कोई दूसरा कोई रन करेगा तो उसके लिए उसका अपना एरिया होगा, और उस वेरिएबल के वैल्यू उसके अपने पास होंगे, ताकि दोनों का वैल्यू मतलब क्लैश नहीं करे एक दूसरे के साथ है। इसलिए यहाँ पे देखो, कर्सर एरिया है, रन टाइम एरिया है, परसिस्टेंट एरिया, बहुत सारा अलग अलग ऐसे एरिया है। जैसे ये सब सॉर्टिंग के लिए है, कि आपका डेटा सॉर्ट हो रहा है तो सॉर्ट के लिए एक अलग मेमोरी उसने डेडिकेटेड रखा है, कि आप यहाँ वो इसको भी यूज करता है सॉर्टिंग के टाइम पे, डेटा सॉर्टिंग अगर कर रहे हो तो। हैश जॉइन एरिया है, बिटमैप एरिया, इस तरह से क्वेरी के ऊपर और भी कुछ ऑपरेशन करना है तो ये सारे मेमोरीज पीजीए बोलते हैं इसको। तो इसलिए मैं ये बता रहा था, देखो आर्किटेक्चर का, कि आपको ये कैसे काम करता है ना, अगर आप जानोगे तो आप क्वेरी भी उसी हिसाब से लिखोगे ताकि वो बहुत इफ़िशिएंटली काम करे। अभी मान लो कि आप 1 लाख रिकॉर्ड रन कर रहे हो, 1 लाख रिकॉर्ड में अपडेट कर रहे हो, तो 1 लाख रिकॉर्ड एक साथ अपडेट हुए हैं टेम्पोरली, और वो अभी ना कमिट हुए ना रोल बैक हुए हैं, ठीक है, होल्ड पे है वो। तो डेफिनेटली 1 लाख रिकॉर्ड का चेंजेज को इसको अंडू सेगमेंट में थोड़ा रखना पड़ेगा ना, अब वहाँ तो ये मेमोरी एरिया कम है, करेक्ट। तो उसको प्रोसेसिंग में टाइम जाएगा, और वो अननेसेसरी इतना स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। आप ऐसा कर सकते हो कि हर एक 10,000 के बाद आप एक कमिट लिख दो। मतलब आपका प्रोग्राम का लॉजिक ऐसा होना चाहिए कि 10,000 रिकॉर्ड जब भी हुए एक कमिट कर दो, ताकि उतना चीज़ रिलीज हो जाए मेमोरी से, कि उसका काम हो गया करके। तो हर एक 10,000 रिकॉर्ड्स के बाद अगर आप अपडेट या इंसर्ट के बाद कमिट करते हो, तो आपका
इस तरह से मेमोरी भी अच्छे से यूटिलाइज होगा, आपका प्रोग्राम भी अच्छा फास्टर काम करेगा। तो इसलिए ये सारी चीज़ों को जानना जरूरी होता है कि ये सब चीज़ काम कैसे करता है, ये जानोगे तो और अच्छे से लिखोगे, है ना। और ये सॉफ्ट पार्स हार्ड पार्स समझ गए। हार्ड पार्स मतलब आपका वही क्वेरी का एग्जीक्यूशन प्लान जनरेशन का जो फेज है, ऑप्टिमाइजेशन, ये। और सॉफ्ट पार्स मतलब कि ये ऑलरेडी वो प्लान उसको मिल जाएगा रखा हुआ मेमोरी में ही, तो उसको बोलते हैं सॉफ्ट पार्स। मतलब उसको पार्सिंग नहीं करना पड़ता अलग से ज़्यादा क्वेरी। ठीक है। ठीक है।